अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज 25 जुलाई 2018 की बात की जाए तो यकीनन पीटीआई की हुकूमत जो है वो इलेक्ट हुई थी और बेतहाशा ऐसे दावे थे कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो कहा जाता था कि शायद माशरे में जो है वाकई कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो पीटीआई की शक्ल में आने वाली है। यकीनन जो है वो 2 साल पहले या आज की जो सूरत हाल है, एक सियासी वैक्यूम इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था कि आवाम जो है किसी बड़ी तब्दीली का ख्वाहां बड़ा वाज़ेह तौर में नज़र आते थे। यकीनन पीटीआई की हुकूमत के जो दावे थे, नए नए पाकिस्तान की दावेदार पीटीआई की हुकूमत, तब्दीली की अलमबरदार भी जो है वो पीटीआई की हुकूमत को कहा जाता है। जबकि उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पीटीआई की जानिब से रेज़ किया जाता था कि पीटीआई जो है वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो है वो बड़ी हद तक जो है वो बरसर पैकार नज़र आती थी। ये वो तमाम बुनियादी नुकात थे कि जिसकी बुनियाद पर जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की अटेंशन को ग्रैब किया गया और यही वो वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो वाबस्ता हो गई। आज के दिन पे जब हम तबसरा करने जाते हैं तो यकीनन अपोजिशन का एक बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल है जिसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। इससे पहले की जो हुकूमतें थी इसी तरीके से आज के दिन को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता था। एक हुकूमत यकीनन दूसरी हुकूमत को जो है इसी अंदाज से जो है वो क्रिटिसाइज़ करती थी। लेकिन यहाँ पर जो एक नई जो चीज़ या इस्तिलाह जो हमारे सामने आई वो आई कि सिलेक्टेड की, जहाँ 25 जुलाई 2018 को पीटीआई की हुकूमत इलेक्ट हुई और हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, वहीं एक इस्तिलाह जो हमारे सामने आती है वो है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की या सिलेक्टेड हुकूमत की। 2 साल में क्या कारकर्दगी रही, क्या सूरत हाल रही, यकीनन बेतहाशा क्रिटिसिज्म का सामना है। सबसे बड़ा पाकिस्तान में एक चीज़ जो हमने देखी वो थी सियासी चपकली, जो आज तक जो है वो किसी भी सतह पर हम नहीं कह सकते कि कोई अफाम तफहीम की तरफ जो है वो मामला या सियासी हालात में जो है वो किसी किस्म की बेहतरी आ सके। यकीनन सियासी हालात में बेहतरी के बगैर मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो आके लेके जाया जा सके। इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा, रहनुमास्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ख्वाजा करीम कुंडी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, जबकि आफ्ताब सिद्दीकी ने भी हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले मैं ख्वाजा करीम कुंडी साहब के पास जाना चाहूँगा। ख्वाजा साहब, क्या तब्दीली जो है वो आपने महसूस की, या ख़ास तौर पे और उसकी बुनियाद पे जिस किस्म आज ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, या आज के दिन की जो ताबीर रखी गई है कि ये 25 जुलाई का दिन जो है वो यौम सियाह के तौर पे मनाया जाएगा, ये सब तो माजी में ये प्रैक्टिस जो है वो कॉमन रही है। मेहरबानी, मेरा नाम आपने सही नहीं लिया, डॉक्टर करीम ख्वाजा नाम है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। हाँ, तो आप पहले नाम सही माना मेरा रखा करें। तो जी डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत। जहाँ तक आपका जो सवाल है, तो आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि ये इसको जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा था। तो इसको सेलेक्ट किया गया था और इन्होंने 2 साल में जो भी किया है वो यू टर्न्स लिए हैं। इन्होंने जो है 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए, कोई प्रोग्रेस नहीं की। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में माइनस में जीडीपी आ गया, ज़राअत में तबाही कर दी, इंडस्ट्री में तबाही कर दी, फाशिज्म की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जर्नलिस्ट यहाँ जो है, जिसको आप कहते हैं जो इंफॉर्मेशन है, उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। जर्नलिस्टों को या चैनल्स को या प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर पाबंदी लगाई। उसके बाद सबको जेलों में भेजा। 18वीं अमेंडमेंट और एनएफसी के मत में ये सेंट्रस माइंड सेट है और ये जो है फाशिज्म की तरफ या वन यूनिट की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी इस रवत की वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो सेलेक्टर्स जिन्होंने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लेकर आए, दोनों की पॉलिसीज टोटल नाकाम गई हैं और पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ। कोरोना में भी इन्होंने जो है झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया में कोरोना हो रही है, टेस्टें नहीं हो रही हैं। डॉक्टर साहब, जितनी भी खराबियों का आपने जिक्र किया, ये अपोजिशन जिन हालात और मामलात का जिक्र करती है और बड़ी उसकी जिम्मेदार जो है वो इस वक्त पीटीआई को ठहराती है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा इसका तायराना जायजा ले तो ये तसलसल नहीं है चीज़ों का कि खराबी आते आते इस नहज पे पहुंची। देखें, खराबी हम उसको उस वक्त कहें कि जब इलेक्शंस प्रॉपर हो और
जो चुनकर लोग हैं, जो मतलब एक इंजीनियर्ड इलेक्शंस करके इंजीनियर्ड गवर्नमेंट्स लाई जाती हैं, इंजीनियर्ड लीडर्स पैदा किए जाते हैं, इंजीनियर्ड सिस्टम चलाए जाते हैं, सब चीज़ें अपने पास रखी जाती है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, दीगर पॉलिसीज। इस पे भी जब काउंटर किया जाता है डॉक्टर साहब, तो यही सवाल आता है कि ये इल्जामात भी जो है वो तमाम तर जमातों पे इसी तरीके से हैं जैसे आप आज लगा रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की 72 साल की जो तारीख है कायद-ए-आज़म की वफात के बाद, यही रहा है कि भाई जो असल जो हुक्मरान है वो सॉवरेंटी विद द पीपल है। ये सॉवरेंटी विद कोई और इदारा ने ले ली है और वो जो है 72 साल से पीछे से या आगे से हुकूमत कर रहे हैं। तो उसमें आप क्या डिलीवरेंस होगी, जो भी हुकूमत आएगी। ये तो वैसे भी पॉपुलर लोग नहीं है, इन्होंने तो हैंड्स अप करके जो भी इदारे हैं वो किसी और लोगों के हवाले कर रहे हैं, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड लोगों के हवाले कर रहे हैं। हर चीज़ें जो है पार्लियामेंट की किसी और के हवाले कर रहे हैं। ये तो बात ही नहीं करते। पीपल्स पार्टी या नून या दीगर पार्टी तो फिर भी रेजिस्ट करती रही हैं। ये तो इनमें रेजिस्टेंस पावर भी नहीं है, हैंड्स अप करके हर चीज़ दे रहे हैं। जो सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट है वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर ली है, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी है। तो इनके बारे में हम क्या कहें। जी निसार चीमा साहब, क्या कहेंगे? यौम सियाह आप मना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब जो हमने माजी में नहीं देखी हो। मंसूर खान साहब, बात यह है कि सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं, हकीकत यह है कि इनके अपने वोटर सपोर्टर जो हैं वो अपने कानों को हाथ लगाते हैं। वो अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं, कौम से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमसे कितना बड़ा ब्लंडर हुआ, हम इनके झांसे में आ गए, हम इनके वादों को सही समझ बैठे। देखिए, पूरी कौम जानती है कि इनका कौल तो वो था जो इक़्तिदार में आने से पहले जो कुछ कहते रहे, कंटेनर से कहते रहे, पहले कई साल तक कहते रहे। फेल वो है जो पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं। कौल और फेल में जो तजाद है, इतना बड़ा तजाद आज तक पाकिस्तान के किसी हुक्मरान में आप नहीं पाएंगे जो इमरान खान की ज़िंदगी में, उसकी अमली ज़िंदगी में, उसकी हुक्मरानी के दौर में हमने देखा है। इन लोगों ने, मंसूर खान साहब, नए रिकॉर्ड कायम किए, नए रिकॉर्ड जो हमारी तारीख में बिल्कुल नए हैं, बेमिसाल है। बस ये है कि झूठे इल्ज़ामात के रिकॉर्ड, गालिब गलोच के रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के रिकॉर्ड देखें, और ये कर्जे लेने के रिकॉर्ड। हमेशा ये कहते थे जनाब ये पिछली हुकूमत के कर्जे ले। हमने मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में जितने कर्जे लिए, मंसूर खान साहब, इन्होंने 2 साल में उससे ज़्यादा ले लिए। अंदाज़ा करें। और जिस तरह का इन्होंने ये है कि देखें, इस साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के जो रिकॉर्ड कायम किए, उसकी भी मिसाल हमारी मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। मैशत आपको याद है कि इनको जब मिली, GDP ग्रोथ 5.8 पे थी, जो अब -0.4 पे है, -0.4। इनके अपने आदाद-ओ-शुमार हैं जो कि दैट इज एट दी लोएस्ट लेवल इन आवर हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम तरीन सतह पे ले गए हैं ये। इनकी नाअहली और बदइंतजामी के साथ पूरी कौम भुगत रही है। झूठे वादों की हालत ये है, जिस तरह अभी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और जो इन्होंने कहा कि हम आते ही पहले महीने में हम ये 200 अरब डॉलर जो है बाहर से लाएंगे, 100 अरब डॉलर जो है वो फ्रांस के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे। बाद में पता चला जी वो तो बिल्कुल इनके पास बिल्कुल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी कि पूरी कौम के सामने ये शेयर करते रहे, उसको कन्वे करते रहे, बिल्कुल जिन्हें सारी सियासती झूठ की बुनियाद पर। देखिए, बात यह है कि अब तो इनकी हालत ये है कि मैं जिस तरह मैंने गुजारिश की, मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो हर दफ़ा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर दफ़ा कई PTI के वो वोटर सपोर्टर जिन्होंने पिछले इलेक्शन में इनके वादों पे बिलीव करके, यकीन करके इनको वोट दिया, हमारे पास नहीं आते और कानों को हाथ नहीं लगाते और अल्लाह से और कौम से माफिया नहीं मांगते। वो कहते हैं कि जी हमने भी एक रिकॉर्ड कायम करना है, जिस तरह इन्होंने 2 साल में, मंसूर खान साहब, एक रिकॉर्ड कायम किया है कि हमारी 72 साल तारीख में कोई कौम, कोई हुकूमत जो है, कोई वज़ीर-ए-आज़म इतनी जल्दी बदनाम नहीं हुए, डिस्क्रेडिट नहीं हुए अवाम की, कौम की नज़रों में जितनी जल्दी ये हुए हैं। और कौम ने भी देखें, महंगाई का एक तूफान है, वो उससे भी नए रिकॉर्ड है, लाकानूनियत के नए रिकॉर्ड हैं। देखें, महंगाई के बम जो तसलसल के साथ इन्होंने गिराए हैं आपके सामने हैं। अब आखिर में देखें, पेट्रोल की जो कीमतें इन्होंने यकदम इजाफा किया इन्होंने। मंसूर खान साहब, मुझे सिर्फ 1 मिनट ये दीजिएगा कि देखें, आपको पता है कि ये शुगर माफिया इनके कंट्रोल में क्यों नहीं है? कि बहन भाई इनके अपने साथी हैं। पेट्रोल माफिया, इन्होंने पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की,
जो पेट्रोल माफिया है उन्होंने यह कि इनके साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया या मिली भगत थी। बिलाकर हुकूमत ने उनके सामने सरेंडर किया और यकदम 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, जो हमारी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हालत ये है कि महंगाई के नए रिकॉर्ड, लाकानूनियत के नए रिकॉर्ड देखें और बेरोजगारी। बिल्कुल, आफ्ताब सिद्दीकी साहब से जान लेते हैं। बहुत सारे सवाल जमा हो गए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? लेकिन जो बुनियादी सवाल है, 2 साल पहले अगर थोड़ा सा हम माजी में जाते हैं तो जिस वक्त हुकूमत बनी तो उसके बाद एक वैक्यूम यकीनन था, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट कर दी गई, जिसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि कारोबारी पहिया या सारी चीजें जाम हो गई, बजाय इसके कि कोई लाएमल दिया जाता। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, और ये यौम तशक्कुर इसलिए मना रहे हैं कि जो करप्ट एलिमेंट्स थे वो एलिमिनेट हो गए। पाकिस्तान की अवाम ने जो पीटीआई को वोट दिया वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दिया, पाकिस्तान में इदारों की मजबूती के लिए दिया, पाकिस्तान जो दुनिया में तनाई का शिकार हो गया था उससे निकालने के लिए दिया, पाकिस्तान के कारोबार को बेहतर बनाने के लिए दिया, ये सारी चीज़ों के लिए, और उन लोगों के ख़िलाफ़ दिया जो पिछले 30-35 साल से मिल के पाकिस्तान के ऊपर करप्शन का हुकूमत कर रहे थे। लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया जिन्होंने सिरे मैल बनाए। लाइन ड्रॉप हो गई है शायद। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। लाइन ड्रॉप हो गई। नहीं, आवाज आ रही है आफ्ताब साहब। शायद हमारी आवाज जो है वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब तक नहीं जा रही है। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मतलब आर्गुमेंट वहीं के वहीं है, ये मुल्क आगे कैसे चलेगा, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। आज भी इल्जामात की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जो पहले थे वही आज हैं, और लेकिन जो अगर आपके इल्जामात को सही तसव्वुर कर लिया जाए तो मुस्तकबिल का खाका क्या है? जब तक पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं, जो कि जिन लोगों के पास 72 सालों से हैं, वो अगर नहीं मिलते हैं उस वक्त तक यही हालत रहेगी। और 172 साल की जो स्ट्रगल रही है अवाम की, लोगों की, वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, यही स्ट्रगल रही है कि असल पार्लियामेंट के पास पावर हो। जो पार्लियामेंट को पावर नहीं दिए गए, इवन जिन्ना साहब की जो स्पीच 11 अगस्त की थी वो भी उन्होंने जो है करने वालों ने रोक दी। उसके बाद जो कुछ हुआ है 72 साल में सबको पता है। तो जब तक पाकिस्तान के अवाम ने स्ट्रगल भी की है, खामोश नहीं बैठे हैं। हजारों लोग, लाखों लोग जेलों में गए हैं, लाखों लोग मारे खाई हैं, केस भुगते हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान हो या ईस्ट पाकिस्तान हो। डॉक्टर साहब, आज की जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, आपके ख्याल में ये मतलब इस नौयत पे हैं कि जिसके बाद जो है आप जिस खाके की बात कर रहे हैं उसमें जो है वो कलर डाला जा सके? देखें, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अगर अगर हम में सलाहियत खत्म हो जाएगी तो कोई और आ जाएगा, कोई और पार्टीज आ जाएंगे, कोई और यंगस्टर्स आ जाएंगे, कोई और लोग आ जाएंगे। तो ये सफर जिंदगी तो रुकना नहीं है। हमने भी स्ट्रगल किया, हम भी जेल में गए हैं, मारे खाइए, हमारे लोग, हमारे लीडर्स शहीद हुए हैं और दीगर पार्टीज के भी हुए हैं। तो अगर वो रविश सही नहीं हुई जो जिनको करना चाहिए, तो स्ट्रगल किसी और फॉर्म्स में भी हो सकती है जो कि नौजवान कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब से जानना शुरू करेंगे कि यकीनन एक लंबी फहरिस्त जो है वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने जो है वो हमारे सामने रखी कि किस बुनियाद पर जो है वो इनको वोट दिए गए थे, उसमें किस हद तक पीटीआई जो है वो आवाम को डिलीवर करने में कामयाब हुई है। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो ये जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे पीटीआई की हुकूमत के 2 साल आज कंप्लीट हो गए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने बेतहाशा चीज़ें जो है वो गिनवाई कि जिस बुनियाद पर जो है वो आवाम ने आपको इलेक्ट किया था, किस हद तक वो चीज़ें जो है वो फुलफिल हुई हैं। यहाँ जो सूरत हाल दिखती है, यकीनन अगर पीटीआई की कोई अचीवमेंट दिखती हैं तो वो करतारपुर राहदारी की शक्ल में दिखती है। अब अगर कोई स्टांस दिखता है किसी चीज़ पर तो वो मंदिर के बनाए जाने पर दिखता है। उसके अलावा जिन चीज़ों पर आपको वोट मिला था वो उसमें क्या डिलीवरेंस है?
अच्छा देखें, जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई, जो इकॉनमी की सूरत हाल थी वो तो बहुत ही तशवीशनाक थी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। आपको मालूम है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो 15-16 बिलियन पे थे जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट आई थी पीपल्स पार्टी के दौर से, और जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट गई है तो 7.5 बिलियन पे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट था बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली मेनटेन किया हुआ था और फॉरेन जो रिजर्व थे हमारे वहाँ से निकल के इंजेक्ट किया हुआ था मार्केट में। जब हम आए तो ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन डॉलर का था और जो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर का। अब आप खुद समझते हैं मंसूर साहब कि 20 बिलियन डॉलर का जिस मुल्क को डेफिसिट हो, तो हमारे यहाँ डॉलर तो प्रिंट होते नहीं है। और पिछले 5 साल में जो नून लीग के 5 साल थे, आप देखें कि 1 रुपए का भी जो ना एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं हुई। 5 साल में वो स्टैंडर्ड रही और कहीं कोई बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें कि जिनका जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हुई, फॉरेन रेमिटेंसेस वो कम हुई। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो ना कोलैप्स कर रहा था, हमने उसको निकाला। अब अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट डेफिसिट 80% खत्म हो चुका है, ट्रेड डेफिसिट खत्म हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतरी आई है और फॉरेन रेमिटेंसेस जो है ना 2 बिलियन डॉलर से बढ़े हैं। एफडीआई वो बढ़ा है, आजकल स्टॉक एक्सचेंज देखें वो बेहतरी आ रही है। फिर जो हमने पैकेजेस दिया अवाम को, हमने जरूर कहा था 50 लाख मकानात बनाएंगे, मगर हमें मैंडेट भी जो मिला वो 5 साल के लिए मिला, कोई 2 साल के लिए नहीं मिला था। ये 72 सालों की बुराई खराबी जिससे इन्होंने अरबों रुपया खरबों रुपए यहाँ से भाग ले गए, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसकी वजह से हम फेटअप में FATF में हम ग्रे लिस्ट में चले गए इनके दौर में। अब उससे हमने निकलना है, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म होनी है और आपके स्मगलिंग भी खत्म होनी है और बहुत सारे हमने किए। आज लोकल अगर आप हम पैकेजेस देखें, एहसास प्रोग्राम को देखें, कामयाब प्रोग्राम को देखें, इंटरनेशनली अमन कायम हुआ, अफगानिस्तान में अमन कायम हुआ और जो हम आइसोलेट हो रहे थे उसकी जगह इंडिया आइसोलेट हो गया। हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की है, सऊदी अरब के साथ बेहतर की है, आपके अमेरिका के साथ बेहतर हुआ है, बांग्लादेश के साथ बेहतर हुआ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई ये नहीं कहता कि डू मोर और डू मोर, जिसके लिए ये लोग जो है ना मतलब अलाउ करते थे, डू मोर के भी अलाउ करते थे। और इनके दौर में, नून लीग के दौर में, बगैर कोई ऑफिशियल वीजे पे मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरह मरी में कौन गया, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म ज्यादतियां की। और बेनजीर साहिबा के दौर में जब राजीव गांधी आए तो कश्मीर की तस्वीरें इस्लामाबाद से हटा दी गई। ये इसके खिलाफ हमें वोट मिला और हमने डिलीवर किया और कर रहे हैं। ये देखें जो पीपल्स पार्टी कहती है सिलेक्टेड, क्या ये सिंध में सिलेक्ट हुए हैं? ये तो आइसोलेट हो गए। ये अब जो है सिंध की पार्टी बन गए हैं। पहले ये पूरा पाकिस्तान के फेडरेशन की अलामत होते थे, आज ये इन्होंने क्योंकि अपने नजरिए से हट गए। जब नजरिए से हटेंगे तो ये सिंध की पार्टी होगी। क्या सिंध में इलेक्शन सही हुआ? बाकी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन गलत हुआ बकौल इनके। तो आप देखें नजरिए पे कायम रहना हमारा क्या था, हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था कि इस मुल्क से हम करप्शन खत्म करेंगे और करप्ट लोगों को एलिमिनेट करेंगे। आपने बहुत सारी बातें की, इसी पे आ जाएं कि करप्शन खत्म करेंगे, उसमें कहां स्टैंड करती है पीटीआई की गवर्नमेंट? देखें करप्शन जो है ना खाली एक जगह से पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखेंगे किस तरह एलिमिनेट हुई हैं। आप पनामा का केस देखिए, कन्विक्टेड है नवाज शरीफ और किस तरह प्लेटलेट्स का बहाना करके ये भागे यहाँ से। इसी तरह पीपल्स पार्टी के देखे श्री महल की वजह से इनका जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो लेटर नहीं लिख सकते थे। पूरे मुल्क का सत्यानाश मार दिया। आप देखें जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई 42.5 बिलियन का हमारे पर जो है डेट चढ़ा हुआ था और उसके बाद जब ये 10 साल की ये दोनों गवर्नमेंट गई हैं तो 95 बिलियन डॉलर का डेट था। अब उस डेट को हमें निपटाने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़े और ना सिर्फ हमने डेट दिया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया। पहली दफा किसी ने 5,000 अरब रुपए वापस किए। आप देखें किस कंडीशन में इन्होंने छोड़ा इस मुल्क को। तमाम इदारे पॉलिटिसाइज कर दिए इन्होंने। आप PIA की हालत देखें, रेलवे की हालत देखें और दूसरे इदारों की हालत देखें, स्टील मिल की हालत देखें, सबको तबाह करके गए। ये जो तबाही 72 साल और खासतौर से पिछले 35 सालों में इन दोनों पार्टी ने मिलकर की है, इसमें थोड़ा टाइम जरूर आप रिफॉर्म्स के बड़े दावेदार थे, आपने इस्लाहात के बड़े वादे वईद किए थे। वो इस्लाहात का कोई मतलब कोई
اس کا کوئی خاکہ ہی پیش کر دیا جاتا، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے اگر انہوں نے تمام تر اداروں کو پولیٹیسائز کر دیا تو اس کی بہتری کے لیے جو اصلاحات آپ نے کرنی تھی وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں منصور، یہ اصلاحات کو ایک سال 2 سال میں نہیں ہوتی، اتنی برائیاں ہیں، یہ اصلاحات ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں بیوروکریسی کی اصلاحات ہو رہی ہے، بلدیات کے لیے اصلاحات ہو رہی ہیں، پولیس کے ریفارم کے لیے اصلاحات ہوں گی۔ دیکھیں اگر ہم اصلاحات نہیں کریں گے یا اپنے مینیفیسٹو پہ کام نہیں کریں گے، اب 5 سال کے بعد لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم نے کرنا ہے، اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، اس کے اوپر پوری طرح عمل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح ریگولر بیسس پہ ہر ٹیوزڈے کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کورونا کو کس اچھی طرح پرائم منسٹر نے ہینڈل کیا ہے۔ آج الحمدللہ 25 اموات پہ آ گیا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور جب سے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے شروع کیا ہے ہاٹ اسپاٹس پہ، اور الحمدللہ کنٹرول ہوا ہے۔ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ دی سندھ میں اس طرح کا لاک ڈاؤن کیا کہ کراچی کو پیرالائز کر دیا، اور جب کراچی پیرالائز ہوگا تو کیا پاکستان کی اکانومی پیرالائز ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کلیکشن نہیں ہوگی، ریونیو نہیں ہوگا۔ بہت سارے سوال ہیں، وہ 2 ماہ کے عرصے کا کیا کریں اگر یہی آپ کو کرنا تھا؟ یہ اگر کرونا اسپیسیفک بات کر لی جائے، یہ بھی یقیناً جو ہے وہ سوالات ہیں۔ نثار چیمہ صاحب کیا کہیں گے؟ حکومت مکمل طور پہ سیٹسفائی ہے اپنی کارکردگی سے؟ منصور خان صاحب میں یہ گزارش کروں گا، ساری دنیا سیٹسفائی ہے ہمارے اس محترم صدیقی صاحب سے یہ پوچھے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ہے، انہوں نے 1 کروڑ جو نوکریاں دینی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ نوکریاں 1 سال میں انہوں نے دینی تھی، تب 1 کروڑ بنتی ہیں 5 سال میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال میں 40 لاکھ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، ان 40 لاکھ میں سے اب تک کتنی دے چکے ہیں؟ ذرا ان سے یہ تو پوچھیں، 40 لاکھ میں سے کتنی نوکریاں دی ہیں؟ 50 لاکھ جو گھر بننے تھے ان میں سے 20 لاکھ گھر 2 سال میں بننے چاہیے تھے، ان میں سے کتنے بنے ہیں؟ ذرا ان سے یہ پوچھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اربوں ڈالر باہر سے آنے تھے ان میں سے کتنے آئے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ IMF اور باقی جو غیر ممالک سے انہوں نے جو قرضے لینے یا یہ کہ فائنینشیل اسسٹنس لینے کی بجائے تو یہ جو ہے خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے تھے، کتنی بار گئے ہیں اور کتنے فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں وہاں سے یہ پیکج ملا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں یہ 15 سے 20 افراد پہ مشتمل کیبنٹ رکھوں گا۔ اندازہ کر لیں کہ ایک فوج ظفر فوج ہے، اور جس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں جس کیلیبر کے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈول نیشنلٹی کی بات آپ کے سامنے ہے کہ ڈول نیشنلٹی کا حامل کوئی شخص جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی دوسرے ملک جہاں سے اس سے شہریت لی ہے اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ایسے شخص کو بالکل کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس میں تاکہ وہ اسٹیٹ کے فیصلوں پہ اثر انداز نہ ہو۔ اندازہ کر لیں کہ فوج ظفر فوج ہے، ان کی بھی اس طرح کے ڈول نیشنلٹی والے جو لوگ ہیں۔ میں اصل میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، ان سے یہ دیکھیں میرا سوال صرف اس کو بھی چھوڑ دے، ان کے وعدوں کو بھی چھوڑے، وعدہ اخلاقیوں کو، جھوٹے الزامات کو، نیب کو جو جس طرح انہوں نے استعمال کیا۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں میں غالب جبر کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہ BRT پشاور کی بات نہیں کرتا، میں جو ہے وہ بلین ٹری جو اسکینڈل ہے اس کی بات نہیں کرتا۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ اپنے وطن کو بدنام کرنے کا ریکارڈ ہے، دیکھیں جو ناقابل معافی جرم ہے۔ میں صرف 3 مثالیں منصور خان صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ مناسب تھا ایک وزیر اعظم کے منصب پہ جو فائز ہے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ، وہ شخص جا کے ایران میں کہہ رہا ہے کہ پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی، یہ عمران خان صاحب نے کہا، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے فرمایا کہ یہ القاعدہ کے گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی، اندازہ کر لیں کس قدر افسوسناک بات ہے، اپنے وطن کے اداروں کے خلاف FIR درج کروانے والی بات۔ پھر تیسری بات جو ہے حال ہی میں ہوئی کہ آپ اپنے PIA کے خلاف، سول ایویشن اتھارٹی کے خلاف، اپنے جو ہے پائلٹس کے خلاف آپ پوری دنیا کے سامنے FIR درج کروا رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہوئے ہیں اندازہ کریں، نتائج ہمیں پتہ نہیں کب تک بھگتنے پڑیں گے۔ یہ جو 3 جو اقدامات ہیں یہ وطن کے مفاد کی کس قدر منافی ہے، انہوں نے وطن کو بدنام کرنے کا بھی جیسے اتنا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قوم نے بھی ایک نیا ریکارڈ جو ہے آپ قائم کرنا ہے، قوم نے عوام نے تہیا کر لیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے گا، منصور خان صاحب میری بات یاد رکھیے کہ انہوں نے PTI کو نشان عبرت بنانے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ہمارے MNA جو ہمارے ساتھ کولیگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پرائم منسٹر سے کہتے ہیں کہ کیا منہ لے کے ہم جائیں گے عوام کے پاس،
یہ ایک بڑا عرصہ یہ جو ہے ہم نے یہ ڈفلی بجائی کہ جی پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہے، پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہے. اب یہ چورن نہیں نثار چیمہ صاحب، آپ کی ساری باتوں کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو بھی اپوزیشن کا کردار کیا ہے؟ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو الیکشن ہوں گے اس میں عوام کا جو ہے وہ معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے یا آپ کی طرف رجحان ہوگا، تو اس کے لیے اپوزیشن کا بھی تو کوئی کردار ہونا. یہاں جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں تو یہ نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہی ڈسکریڈٹ ہوتا جا رہا ہے. میری گزارش سن لیں، اپوزیشن جو ہے منصور خان صاحب پوری قوم کی ہم نوا ہے. پوری قوم جو ہے اس کی زبان پر دو دعائیں ہیں. ایک دعا یہ ہے، میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں، ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ کشمیر کو آزاد کر، دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ کرونا کی وبا سے، اس ٹڈی دل کی آفت سے اور اس ظالم حکومت کی عذاب سے اللہ تعالیٰ قوم کو نجات دلائیں. قوم کی زبان پر یہ دو دعائیں ہیں. ہم قوم کے بالکل ساتھ ہیں، ہم نوا ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہم تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا کر کے جمہوری انداز میں انشاءاللہ اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. یقیناً جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا اور باہر بھی ہوگا. جی منصور چیمہ صاحب، اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ ہم منتظر بھی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مختلف اوقات میں جو ہے اس قسم کا مومنٹم بنتا ہے، لیکن کوئی پروگریس جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہے اگر تمام تر چیزوں کو درست تسلیم کر لیا جائے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کریم خواجہ سے جاننے کی کوشش کریں گے اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ ان تمام تر حالات میں، کیونکہ جو گفتگو کی جاتی ہے تو بالکل اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے، لیکن اپوزیشن کا کردار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیسے جو ہے وہ ان خطرات سے پاکستان کو باہر نکالا جا سکتا ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے آج حکومت کے 2 سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے. الیکشن ہوئے 2018 میں 25 جولائی کو یقیناً جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ برسر اقتدار آئی. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یقیناً سیاسی چکولی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ تمام تر گفتگو کو انالائز کریں اپوزیشن کے بالخصوص الزامات کو، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ ہے کہ اس سوال کے جواب سے پہلے دنیا کے جو حالات ہیں اس پر بھی دیکھنا ہے. اس وقت ساری دنیا میں کرونا ہے، بالکل، اور کرونا کے بعد ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے، نیا انسان پیدا ہونے جا رہا ہے. یہ ساری دنیا میں ہونے والا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. پاکستان میں تو انہوں نے ٹوٹل جھوٹ بولا ہے. لوگوں کی تعداد کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ٹیسٹ کم کروا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. میڈیا پر گن پوائنٹ پر پابندی ہے، کچھ ڈسکس نہیں ہو سکتا ہے کرونا کے حوالے سے. جو ادارے چلا رہے ہیں وہ بھی کرپٹ ادارے ہیں اور یہ ان کے ساتھ شامل ہیں. الٹیمیٹلی کرونا کے بارے میں آگے چل کر ایک کمیشن ہی بنے گا جو پاکستان کے عوام بنائے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے کرائم کیا 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 ہے، این ڈی ایم اے نے کرائم کیا کیا ہے، پاکستان کے عوام کو کتنا نقصان پہنچا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. اب ان کی جو حکومتیں ہیں جو انٹرنیشنل کنسرٹ میں دیکھیں تو ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے. یہ جو ہے پاکستان کو جو ہے 50 اور 60 والی دہائی یا 40 والی دہائی میں لے کر جانا چاہتے ہیں، جہاں ہر چیز سینٹرس مائنڈ سیٹ ہو. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ 1 یونٹ ہو جائے، 18 امینڈمنٹ ختم ہو، این ایف سی کے مدد جو صوبوں کو ملے ہیں، صوبے کے وسائل، منرلز، نوکریاں، وہ سب سینٹرس مائنڈ سیٹ اور ایک ادارہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. تو اس کے تو فال بائٹس ہونے ہیں اور ایک بہت بڑی سیاسی جنگ ہونی ہے، اور اس میں یہ تو تنکے کی طرف آ جائیں گے. جو ان کی سپورٹ کریں وہ بھی دریا سندھ میں ڈوب جائیں گے. تو یہ تو میں پولیٹیکل جنگ پاکستان میں ہوتی رہی ہے 72 سال میں، ابھی بھی ہوگی، کسی اور فارم میں ہوگی، کیا ہوگی یہ وقت بتائے گا. پر ان کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہے. جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اچھے دن نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنل کانٹیکس میں جو دنیا بننے جا رہی ہے، نیا انسان بننے جا رہا ہے، اس میں تو یہ بہہ جائیں گے. یہ تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے جو نئی دنیا بننے جا رہی ہے. جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کی کوئی سگنیفیکنٹ حیثیت ہی نہیں ہے. بھائی صاحب، نئی دنیا بننے جا رہی ہے، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان بھی وہ اسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں نئی دنیا بننے جا رہی ہے. جب پلیگ آیا تھا یورپ میں تو اس کے بعد جو رینیسنس آیا تھا، جو 1918 میں جو آیا تھا، جو اسپینش فلو اور جو حالات تھے، اس کے بعد ایک نئی دنیا بنی تھی. تو جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے دنیا میں، تباہی ہوتی ہے وبا کی صورت میں یا
वर्ल्ड वॉर्स की सूरत में नई दुनिया बनती है। तो पाकिस्तान भी आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये इनकी कोई सिग्निफिकेंट हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान में एक नवा न्यू कॉन्टेक्ट बनेगा, नवा सोशल कॉन्टेक्ट बनेगा, नई चीजें बनेंगी, सूबे एम्पावर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, सेंटर्स माइट खत्म हो जाएगा। इनकी तो इनसिग्निफिकेंट हैसियत है, जो इनको पाल रहे हैं उनकी भी इनसिग्निफिकेंट हैसियत फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ। जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे, आने वाले वक्त के लिए हवाले से क्या तैयारियां हैं? यकीनन जो है कोरोना के बाद जो सूरत हाल होगी वो कुछ मुख्तलिफ है, दुनिया के नक्शे में जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि तब्दीलियां जो है वो बड़ी वाज़ेह होगी। आपकी क्या तैयारी होगी इस तमाम तरह हालात से निकलने की? पहले तो देखिए मंसूर साहब, इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें कि जिस बेहतरीन तरीके से इस कोरोना को हैंडल किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, जिस वक्त ये कोरोना आया है तो हमारी हेल्थ की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में देख लें, कि स्पेशली सिंध की सूरत हाल देख लें, तबाह बर्बाद हुआ था, करप्शन की नज़र हुआ था। देखिए इन तमाम लोगों ने, इन दोनों पार्टीज़ ने हमेशा मुफादात की सियासत की और आज भी मुफादात की खातिर दोनों एक जगह जमा हो गए। या एक वक्त ऐसा था कि मैं पेट छेड़ दूंगा और मैं घसीटता हुआ लाहौर ले जाऊंगा, केपी में ले जाऊंगा, ये एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टरों से लीडरों की तस्वीरें गिराई हैं। ये अब मुफादात के साथ इन्होंने अपना हमेशा शॉर्ट टर्म जो है ना सियासत की है कि 5 साल की सियासत कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को एकोमोडेट कर रहे हैं, कहीं फ्रेंडली अपोजिशन भी कर रहे हैं, कहीं गाली गलौज भी कर रहे हैं। सियासत वो होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, लीडर वो होता है जो विजनरी लीडर, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है। वक्ती तौर पर वो टफ और डिसीजन जरूर होते हैं मगर राइट डिसीजन। जैसे आप देखें डियामर बादशाह डैम देखें, मेमन डैम देखें, ये 50-50 साल के बाद जो अब इनके इफ्तिताह हुए हैं और ये बनने जा रहे हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है आने, और हमें नहीं मालूम कि 10 साल के बाद हम कहाँ होंगे नहीं होंगे, मगर ये पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। हमारी जनरेशन आने वाली वो इससे फायदा उठाएंगी। हमने वो हालात पैदा नहीं करने हैं कि डू मोड वाले। आज देखें इंटरनेशनली अफगानिस्तान में अमन कायम हुआ, ईरान के साथ बेहतरी हुई, आप ईरान चाइना के ताल्लुकात हुए, क्या ये ऐसे ही हो गए? और जो पॉलिसी हमेशा से थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि हमने अपनी ज़मीन को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना, किस खूबसूरती से उस चीज़ को जो ना हैंडल किया है। कश्मीर के मामले को देख लें, यूएन में देख लें, आपके पूरी दुनिया में रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं। खाली आप जो है ना चंद चीज़ों के सहारे जिंदा नहीं रह सकते। अब नई दुनिया डेवलप हो रही है, उसी हिसाब से हमने होना है। और हमने क्या किया है, हेल्थ को बहुत बेहतर किया है। आप एनसीओसी को देखें, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि हमारे यहाँ सिर्फ 5700 डेथ्स हुई हैं। आप इंडिया में देख लें 32,000 हो चुकी है, अमेरिका में 1,45,000 हो चुकी है। अमेरिका जैसा मुल्क क्राइसिस में है क्योंकि उन्होंने सही हैंडल नहीं किया। हमने बेहतरीन तरह। और इसके साथ साथ मैं ये ख्वाजा करीम साहब से कहूँगा कि ज़रा कराची में आए, सिंध में आए, सिंध के हालात देखें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया, चाहे लाड़काना हो, नवाब शाह हो, गंबट हो, पूरा सिंध इंटीरियर। इसी तरह कराची को मोंजोडारो बना दिया इन्होंने। कराची की हालात देखें, कराची पानी में डूबा हुआ है, सीवरेज के इश्यूज हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सारा बजट जो ये इनको बड़ी तकलीफ होती है। टाइम बड़ा मुख्तसर। निसार चीमा साहब क्या कहेंगे, लास्ट कमेंट कीजिएगा। मंसूर कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है, सूरत हाल जूं की तू है। मैंने आपने इनको काफी टाइम दिया, दोनों को बहुत टाइम दिया मंसूर, और 1:2 का रेशियो चल रहा है। सिद्दीकी साहब टाइम बड़ा मुख्तसर है। देखें शॉर्ट टर्म प्लानिंग का अगर चले ठीक है को आग लगा रही है तो अल्लाह ही रहम करे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नतीजा पता नहीं क्या होगा। और सर आए ना हल्कों में आए ना, आप तो एयर कंडीशन सियासत करते हैं, आपके लीडर बाहर बैठे हुए लंदन में बैठे हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई बिलावल हाउस में बैठा है। इन्होंने फरमाया हम आप फील्ड में निकले। अगर एहतसाब का फेयर निजाम हुआ तो मुझे यकीन है कि पीटीआई की लीडरशिप उस वक्त जो है जेलों में होगी। मैं आपको बताऊं, दूसरी बात जो है वो ये, सर आपकी लीडरशिप तो आज जेल में है। ये तो चीमा साहब कोई नई चीज नहीं है, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है। एक हुकूमत जाती है, दूसरे जेल में चला जाता है। सर ये बताएं, जब ये बोलते हैं मैं नहीं बोलता, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड कौन है? हमारी तारीख के स्याह-तरीन जो है साल याद रख के तौर पे याद रखे जाए। हमने 35 साल गुजारे हैं जुल्म ज्यादती के। ये 2 साल और इनका आना जो है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के दौलत होने के बाद पीटीआई को लाना, इस मुल्क के मुसल्लत करना जो है। सर मुझे सिंपल से बताएं, नवाज शरीफ कहाँ है इस वक्त? सबसे बड़ी नवाज शरीफ कहाँ है? शहबाज शरीफ कहाँ है? क्या हुआ इनके साथ? कहाँ भागे ये लोग? साल जो है, आपकी लीडरशिप कहाँ है?
یہ جو ہے یہ بدیانتی سے، جھوٹے الزامات سے، گالم گلوچ سے، یو ٹرن سے، اپنے وطن کو بدنام کرنے سے، اور خود ڈسکریڈٹ سر، ہونے آپ دیکھیں اپنے الفاظ کو، اور بے پناہ یہ قرضے لینے کے نئے ریکارڈ، آپ دیکھیں مہنگائی کے نئے ریکارڈ، عوام کے اوپر نئے سے نئے بم گرانے کے ریکارڈ۔ نثار چیمہ صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نثار چیمہ صاحب، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، آفتاب صدیقی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، صورتحال جو ہے وہ جو کی تو ہے، کوئی ایسی خاص تبدیلی آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ سیاسی چپقلی جو ہے آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے جیسے کہ آج سے پہلے تھی۔ آئندہ آنے والے حالات جو ہے وہ یقیناً بہتر جو ہے وہ حالات کا موازنہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔